नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी और पीएम के जन्मदिन पर पौधा भी लगाया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। बहुत अच्छा काम पिछले दिनों में हमारे नगर निगम के अंदर हुआ भी है और उसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज फिर से हमने जो आज ये स्वच्छता की अभी शपथ भी ली है, बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से, भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।
वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है। इस रैंकिंग को अभी हमने जो शपथ ली है, उस शपथ को चरितार्थ करते हुए, धरातल पर उतारते हुए और हमें बेहतर बनाना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आपदा ने खूब कहर बरपाया हुआ है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, जिस कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसका जायजा मुख्यमंत्री धामी और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने लिया है। किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर विधायक उमेश काऊ से ऑनबिल टीवी ने भी खास बातचीत की है। उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब क्योंकि देर रात बादल फटा, किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, मौके पर आप पहुंचे हुए? सबसे पहले जो घटना हुई वो 9:30 बजे के करीब की थी। 10:30 बजे के करीब मालदेवता वगैरह सोंग में पानी आया। बाल्दी नदी जो है उसमें बहुत भयंकर पानी था, और उसके बाद रात को 1:30 बजे दोबारा से 2-3 जगह ऊपर पहाड़ों पर बादल फटा। फिर बांदल, सोंग, बाल्दी और रिस्पना में तो जितने रिस्पना के पुल हैं नदी के, वो सब ओवरफ्लो हो गए, और जितनी रेलिंग वगैरह थी वो बह गई, और आसपास के जो मकान थे वो पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। और ऐसे ही मालदेवता की ये जो बांदल, सोंग और बाल्दी के इतना अधिक पानी आया कि जिसकी वजह से मालदेवता की जो मेन रोड ऊपर ये सकलाना बेल्ट को जाती है वो बह गई। और सबसे अच्छा ये हुआ कि 10:30 बजे हमें पता लग गया था, तो एसएसपी और जिला प्रशासन को सूचित करने पर हम ये जो रायपुर से आगे सोंग जाती है, वहाँ नदी के किनारे जितनी भी बस्तियाँ थी उन्हें हम सतर्क कर पाए, और जिससे कि जनहानि होने से बच गई। और पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया। नदियों के किनारे पे जहाँ भी बस्तियाँ थी वहाँ ज़्यादातर को खाली करा लिया गया, लेकिन पानी के बहाव से, नदियों के कटाव से और बिजली के सारे खंभे वगैरह गिर गए, और 11 kV, 33 kV, और बहुत बिजली का, पानी की लाइनों का, सड़कों का, और नदी रिस्पना के तो सारी ही पुस्ते लगभग बह गए हैं। मालदेवता की मेन रोड जो टिहरी सकलाना बेल्ट को जाती थी वो भी बह गई। फिर भी बहुत बचाव हुआ, और पूरा प्रशासन, और मैं सरकार का अंग हूँ। मुख्यमंत्री जी का 5 बजे मुझे फ़ोन आ गया था। फिर उन्होंने भी पूरे क्षेत्रों में जहाँ जा सकते थे, कि हरिद्वार उन्हें जाना था तो उन्होंने भी दौरा किया। और हमारा पूरा प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और तहसील की टीम सब क्षेत्रों में लगी है।
कालीघाट जो हमारी सजदारा के ऊपर बेल्ट है वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रशासन वहाँ है मौके पे, जो भी हर स्थिति का जायज़ा लेकर, और आज सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। लगभग उसको हम वाच कर लेंगे और एक पूरे का एक खाका बना लेंगे कि कितना नुकसान देहरादून में, क्योंकि विकास नगर की तरफ अलग हुआ है, डोईवाला से आगे ऋषिकेश की तरफ अलग हुआ है। बहुत जगह बहुत अधिक बारिश की वजह से और सड़कें और नदियों की वजह से कई जगह नुकसान हुए हैं। हमारे जो टपकेश्वर मंदिर है उधर भी बहुत नुकसान हुआ है। तो काफ़ी क्षेत्रों में हमारा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और स्थिति का मुकाबला कर रहा है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी परेशान है, लगातार ये भी देखने में नजर आया कि गृह मंत्री गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आके मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और उनसे जायजा लिया, और ये सारा आंकलन बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। जी लगभग मुख्यमंत्री अभी जी भेजेंगे। जी अभी कुछ ये भी बताया जा रहा भाई साहब, कितने लोग लापता है, कुछ हिस्सा भी देखो, अभी तक नदियों में पानी बहुत है, हर जगह नहीं पहुंच पाए। प्रयास कर रहे हैं कि सारा कुछ आके शाम तक सारा डिटेल उपलब्ध हो जाएगा, पर जिला प्रशासन और सरकार उसको बताएगी और केंद्र को भी भेजेगी। लोगों को किस तरह से आपने शिफ्ट कराने का काम ये किया तो रहा? रात में ही पुलिस के द्वारा सारे जगह बता के जहाँ जहाँ लोग फंसे थे एनडीआर वगैरह की टीम वगैरह को लगा के उनको निकाल के, और जैसे अधोईवाला में धर्मशाला के अंदर वहाँ कैंप लगाया है, वहाँ लोगों को रखा है और वहाँ उनके राशन और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ जो बता रहे थे और स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खुद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पौड़ी में आई आपदा में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका आकलन अब तक किया जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर देहरादून में बादल फटा, जिससे कई इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो गया है। उत्तराखंड में मानसून जाते जाते भारी नुकसान कर रहा है। देर रात से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी जिले में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तराई के इलाकों में भारी तबाही हुई है। सबसे बुरा हाल राजधानी देहरादून के मालदेवता, सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर के आसपास का है। प्रभावित इलाकों में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटा है, करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल, दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर के नीचे से बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है। मंदिर पर बना पुल पूरी तरह से बह गया है। माल देवता की तो यहाँ पर बारिश ने काफी नुकसान पहुँचाया। कई दुकानें पानी के सैलाब में बह गई। ऋषिकेश और आसपास भी बहुत बुरे हालात हैं। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी भी इतनी उफान पर है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ अचानक से पानी की चपेट में आ गई। पूरे ऋषिकेश में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो बादल फटा है, एक दो जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है।
अब देखना होगा कि मौके पे कितना किस नंबर से कितनी संख्या में है। और 4-5 घर बह गए और 3-4-5 खजूर हो गई। देहरादून में प्रेमनगर क्षेत्र के पलवल में बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। स्थिति तो यह है कि देहरादून में बहने वाली छोटी बड़ी नदियां सब्र रौद्र रूप में देखने को मिल रही हैं, जिससे दहशत का माहौल है। मसूरी के देहरादून से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित है। देहरादून में कई स्थानों पर भारी बरसात हुई है, जिसमें बेसिक रूप से सहसारा के आसपास का एरिया, मसूरी के आसपास का एरिया, मालदेवता के आसपास का एरिया बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कई जगह जल भराव हुआ है, वैली ब्रिज बह गया है, रास्ते कटे हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं, कुछ छोटे मोटे मकान टूटे हैं और काफ़ी लोगों को लगभग 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2-3 लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। ये सच है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह होते ही प्रभावित इलाकों में पहुंचे और दिशा निर्देश दिए, लेकिन बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है। पहले ही राज्य के कई इलाकों में आपदाओं से काफी नुकसान हो चुका है, जिसका आकलन किया जा रहा है, और देहरादून में ही करोड़ों की निजी और सरकारी संपत्तियों को अब नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों में बादल फटने की घटना कोई नई नहीं है, लेकिन देहरादून के लोग बताते हैं कि हाल के वर्षों में देहरादून में भी बादल कभी नहीं फटा। देहरादून से आई हर एक तस्वीर एक कहानी बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पहली बार घटी है। हर साल प्रदेश आपदा की दंश झेलता है, लेकिन हर बार हालात कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं। आपदा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और जनता के मन में डर के साथ ही विशेषज्ञों की अपनी राय है। आपदा के पीछे की वजह पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हाईकोर्ट ने बीते दिनों हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में ग्राम कुंडा जिला टिहरी गढ़वाल के उप जिलाधिकारी का मतगणना के दिन उनके उपस्थिति वहां होने और चुनाव को टाई कराए जाने के मामले पर हारे प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। देखिए, मधु देवी नौटियाल जो ग्राम कुंद जनपद टिहरी गढ़वाल और धनौल्टी जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये एक ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था और वो 1 वोट से आगे चल रही थी, लगभग जीती गई थी। 186 वोट उनको मिल गए थे, लेकिन 1 वोट जो उनको मिला था उसको अवैध घोषित किया गया बिल्कुल लास्ट टाइम पे और 185 पर ये टाई हो गए। और टाई होने के पहले तो टाई कहना है मधु देवी नौटियाल का ये जानबूझकर कराया गया, और जब ये कराया गया तो फिर जब इसको टाई ओपन हो रहा था तब एसडीएम जो है धनौल्टी की वो वहीं कमरे में मौजूद थी, वो फ़ोन पर बात कर रही थी और इसके विषय में माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुनवाई करी थी और एसडीएम महोदया से उनका शपथ पत्र मांगा था कि आप किस कैपेसिटी में जब काउंटिंग हो रही है वहाँ पर आप क्या कर रही हैं। तो इस पर जो है एसडीएम ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वो वहाँ जोनल मैजिस्ट्रेट थी तो उनका ओवरऑल देखरेख जिम्मेदारी होता है। हरिद्वार के जबरेरा क्षेत्र बिजली चोरी पर मामले पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है और 48 बिजली चोरी के मामले भी पकड़े हैं। दरअसल भारी पुलिस फोर्स के साथ अभियान चलाकर विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। में तहसील दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने 51 फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। सभी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान भी दिया गया और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर तहसीलदार विकास अवस्थी, अपर तहसीलदार यूसुफ अली और सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस। उधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं जसपुर में बीते एक सप्ताह के भीतर 2 हत्याएं भी हुई हैं। पहला मामला गांव मूलीवाला का है, जहां 58 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना के बाद हत्या कर दी गई और 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बच्ची की भी डेड बॉडी गन्ने के खेत से बरामद हुई है। काफ़ी 3-1 बजे मेरे को गांव से फ़ोन आता है कि एक बड़ी दुखद बड़ी घटना है हमारे गांव के लिए। पहले इसके चाचा के लड़के को ऐसे चाकू मारे गए थे, पुलिस में उसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी। उसके बाद में आज कम से कम ये 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लग रहा है कि ये गन्ने में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़की की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।